खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। अनीक नाजी साहब से हमारी गुफ्तगू जारी थी। पिछले हिस्से में हमने बात की कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो किस करवट बैठ सकती है और उसमें कहाँ कहाँ मसाइल खड़े होते हैं। इस सिलसिले में हम एस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात करेंगे। अनीक साहब, मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब को पावर में कौन लेकर आए? अवाम, पिंडी या हालात? तीनों। हम्म। किसी एक चीज में इतनी ताकत नहीं है हमारे यहाँ कि वो सब कुछ ही अपनी मर्जी का कर दे। मतलब मिसाल के तौर पे हमने देखा कि फौजी आमिर भी हमारे मुल्क में आए, लेकिन वो सब कुछ अपनी मर्जी से तो वो भी नहीं कर सके। परवेज मुशर्रफ को भी एक दिन जाना ही पड़ा। अयूब खान भी जाना तो पड़ा। तो अगर हम ये कहें कि यानी पिंडी ही चाहता था और लिहाजा इमरान खान आ गया, तो ये भी गलत है। अगर हम ये कहें कि हालात की वजह से आ गया, तो भी गलत है। अगर हम ये कहें कि अवाम के ही वोटों से आया, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका मतलब ये है कि तीनों ने मिलकर और टीम वर्क, यानी इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर वो हालात पैदा कर दिए जिनमें इमरान खान के अलावा चारा कोई नहीं था। हालात कैसे पैदा किए? नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो तो था ही नहीं मैदान में। और बाद में जो इलेक्शन हुए वो आपके इलम में है, जो सिस्टम बैठा और फिर जिस तरह से हुआ, मतलब है उसकी गवाही ना तो आपको देनी है ना मुझे देनी है, इसलिए कि वो हुकूमत वालों ने, इमरान खान ने, देखा ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसीजन दे दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इस क्वेश्चन का उन्होंने जवाब दे दिया है, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट व्हिच इज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पिछले 3.5 सालों में उनके कोई अनगिनत बयान आते हैं ये बताते हुए, यकीन दिलाते हुए कि एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ है, कोई और नहीं, उन्होंने खुद कहा है। वो खुद गवाही दे रहे हैं अपनी ताकत की कि हम इसलिए ताकतवर हैं क्योंकि हमारे साथ एस्टैब्लिशमेंट है, क्योंकि हमारे सर पे हाथ है। तो इसका मतलब है कि लोगों के वोट या वो पॉपुलैरिटी अपनी जगह, उसकी जो है आप कहिए हकीकत अपनी जगह। तो ये दोनों चीजें मिली तो फिर ये चीज बने, मतलब है कि मौजूदा हालात बने ना। अब इनके लिए भी खैर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था कि ये इसी तरह का हाथ, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, इसी तरह का हाथ अगर ये मिसाल के तौर पे वसीम अख्तर है, मतलब है उधर कराची में एमक्यूएम के, उनके सर पे हाथ रख दे तो वसीम अख्तर वजीर आजम तो नहीं बन सकता ना, या इतने देर काट तो नहीं सकता। यानी कुछ ना कुछ तो उसमें खुद भी दम होना चाहिए ना, बंदे में भी जरा दम हो और फिर एस्टैब्लिशमेंट का भी हाथ यानी सर पे हो, तो फिर दोनों चीजें मिलकर वो हालात बनाने में कामयाब हो गई, जिसका नतीजा इमरान खान को वज़ारत उज़्मा की शक्ल में हम देख रहे हैं। अनीक साहब, देखिए, इंसानी जो आरा होती हैं हमारे पास डेमोक्रेसी के जरिए ही आ सकती हैं। ज़ाहिर है जब हम ये कह देते हैं कि इलेक्शंस फेयर हुए ही नहीं, तो अवाम की क्या राय थी इसे तो गेज किया नहीं जा सकता। हालात की इंटरप्रिटेशन भी हर कोई अलग अलग करता है, आप जानते हैं। एक हिस्सा है जिसपे बार बार तनकीद होती है कि खान साहब को कहीं ना कहीं स्टैब्लिशमेंट ने, जैसे आपने भी कहा, वो हालात पैदा किए और आखिर में लेकर आए। अभी ISPR ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि अगर ऐसा है तो, अभी उन्होंने तो अभी के तनाजुर में कहा, मैं पीछे भी जा रहा हूँ, अगर ऐसा है तो हमारे पास सबूत क्या है? मार्शल लॉ की चंद कहानियों के अलावा और सीना गजट की चंद बातों के अलावा हमारे पास क्या सबूत है जिसे हम दुनिया को दिखा सकें? देखो, ये है कि इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट और खासतौर पे बाजवा साहब और फैज हमीद साहब लेकर आए। देखिए, किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चले जाएं तो जो प्रूफ्स होते हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ या आप इन्वेस्टिगेशन वाले कहें, वो कितने भी अच्छा आप फोरेंसिक्स कर लें, वो आप सबूत लेके आ जाएं, सबसे बड़ी चीज जो कमरे अदालत में मैटर करती है तमाम प्रूफ से ऊपर, वो कन्फेशन स्टेटमेंट होता है। यानी अक्यूज्ड ने अगर कन्फेशन दे दिया कि हाँ मैंने किया है, तो उसके बाद फिर बाकी प्रूफ्स वगैरह उतने रेलेवेंट फिर नहीं रहते। ऐसा ही है जी। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, लेकिन फिर कभी कभी वो क्लेम करता है ना कि मुझे तशद्दुद में लिया गया था और बाद में वो नल एंड वॉइड हो जाता है। नहीं, मैं कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में नहीं, इन्वेस्टिगेशन वालों के पास नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ के पास में। यानी कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े होकर एक आदमी कन्फेशन जज को दे देता है, ज्यूरी को दे देता है, तो जो उसका कन्फेशन जो उसने ज्यूरी और जज को दिया है, अब उसका वेट ज्यादा होगा या बाकी प्रूफ की जरूरत रह जाएगी? तो जो कन्फेशन स्टेटमेंट है वो इमरान खान ने दी हुई है, उसकी फेडरल कैबिनेट ने दी हुई है। जी, मुझे ये बताइए, जब हम सब ये सबसे मुराद कहने वाले ये कहते हैं कि बाजवा साहब और एस्टेब्लिशमेंट उन्हें लेकर आई, तो ये हम बेजा तनकीद खान साहब पे नहीं करते,
हमें तो फिर हमारी तोपों का रुख तो बाजवा साहब पर और फैज हमीद साहब पे होना चाहिए। खान साहब तो फिर मोहरे हुए, उन पर तो बात करनी भी नहीं चाहिए इस हवाले से। देखिए, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल इमरान खान की हुकूमत बनाने में रहा है, एस्टैब्लिशमेंट का वही रोल उससे पहले नवाज शरीफ हुकूमत बनाने में भी रहा। एस्टैब्लिशमेंट का वही रोल उससे पहले जरदारी 2008 वाली जो गवर्नमेंट बनी थी, और परवेज मुशर्रफ का वो मैं भूलता नहीं कि जब उसने यानी 12 अक्टूबर को तो उसने चार्ज लिया था, 17 अक्टूबर को उसने एक 7 पॉइंट एजेंडा दिया। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 7 पॉइंट एजेंडा का तो खैर जो ऐसी उसने फेरी वो सबके सामने है, एक भी चीज पूरी नहीं कर सका। लेकिन जो जाते हुए उसने जो जब हल्फ उठाए हैं, उसने हल्फ लिया है यूसुफ रजा गलानी, तो मैं यानी अगर आप याद करें तो परवेज मुशर्रफ ने वो हल्फ के बाद फौरी तौर पे कैमरे की तरफ देखा और कहा कि देखें ये है असली जमहूरियत, मैंने आपसे वादा किया था असली जमहूरियत दूंगा, ये देखें मैं ले आया। तो अब आदमी जहां इस ढटाई से झूठ बोले जाते हैं, यानी जहां मतलब इस तरह से फखर किया जाता है, प्राइड लिया जाता है कि देखें हमने ये किया, तो जाहिर है कि वो तो एक तनकीद है, लेकिन वो तनकीद को नई तनकीद नहीं है, ये तनकीद तो चल रही है अयूब खान के जमाने से। एस्टैब्लिशमेंट अयूब खान के जमाने से चल रही है, जो लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं। इमरान खान तो तब्दीली का नाम लेकर आया था ना, यानी इसके जो वो चाहने वाले थे, तब्दीली का नाम लेकर आया था ना, तब्दीली लाता, फिर ओपन अप हो जाता, खुलता, हुकूमत मिलती ना मिलती, कोई बड़ा सोशल चेंज ही कर जाता, पॉलिटिकल चेंज कर जाता। मुमकिन है 2018 में हुकूमत ना मिलती, 2023 में मिल जाती, खड़ा तो होता। इसने क्या मुख्तलिफ काम किया, अपने मुखालिफों पर इल्जाम लगाता है, उसके बाद इसने क्या किया? यानी शेख रशीद वजीर दाखिला बनेगा, ये पीटीआई का तब्दीली थी। यानी उस्मान बुजदार को उसने वजीर आला लगाना था, ये इसकी तब्दीली थी। तो ये जहन में रखे ना, लेकिन एक सर आदमी तब्दीली का नाम लेकर आता है, तब्दीली किस चीज से तब्दीली भाई? दिखाओ ना फिर तब्दीली। उत्तरखानों को लेके जाओ ना असेंबली में, दर्जियों को लेके जाओ, मजदूरों के रहनुमाओं को लेके जाओ, किसानों के रहनुमाओं को लेके जाओ, ताजरों के ताजरी छोटे ताजर इनके रहनुमाओं को लेके जाओ, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराओ। तुम तो कहते थे कि लोकल बॉडी इंग्लैंड इंग्लैंड इंग्लैंड, लोकल गवर्नमेंट, तो लोकल साथ खा लिया इसने इंग्लैंड की कहानियां सुना सुना के यार। लोकल गवर्नमेंट कहां गई पाकिस्तान में? लोकल गवर्नमेंट करवाए इसने इंतखाबात, कोई एक चीज पूरी की हो? हेलीकॉप्टर से वो नीचे नहीं उतरा, मैं यूनिवर्सिटी बना दूंगा वजीर आजम, भैंसे उठा के फेंक दी, गाड़ियां उठा के बेच दी, ये क्या चीजें हैं? मतलब ये थिएट्रिक्स है, ये सर्कस है। कुछ संजीदा आदमी इस तरह की बातें करता है? तो कंप्लीट फेलियर, कंप्लीट जिसे कहना चाहिए, इसने पहली तकरीर में ये कहा था कि मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि मैं आपसे सच बोलूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपसे सच बोलूंगा। और जब यानी ये झूठ था, इसने जो वादा किया वो झूठा वादा था, इसने जो बात की वो झूठ बोला था इसने। वो दिन और आज का दिन सच को सुनने को तरस गया हूं को सच कबील तो सच बोले, इस हद तक ये चला गया। इससे बेहतर मोहम्मद खान जुनेजो था। ये तो अब यहां तक चला गया है कि लाइव कॉल्स के नाम पे मुलाजमों से कॉलें करवाता है, प्लांटेड कॉल्स के जवाब देता है। यार ये तो कुछ स्टालिन टाइप चीज आदमी बन गया ना, इसलिए इस पर। अच्छा, दूसरी चीज ये है, वो उसका पहलू वैसे दूसरा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा इसने कर दिया इमरान खान ने। वो ये है, आप नौजवान हैं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि जुल्फकार अली भुट्टो वो आदमी था जिसने असल में पहली मर्तबा, पाकिस्तान में हर आदमी को वोट देने का हक नहीं था, ऐसे। वन मैन वन वोट, ये जुल्फकार अली भुट्टो लेकर आया। और उसने किसानों को, हारियों को, ड्राइवरों को, मुलाजमों को, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, उसने एक शऊर दिया। लेकिन जब ज़ियाउल हक ने उसका अदालती कत्ल कर दिया, फांसी हो गई उसको, तो वो जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर थे, वो लोग जिन्होंने पहली मर्तबा जिन्होंने ये ख्वाब देखा कि उनका भी कोई हक है या रोमांस में आए, पॉलिटिक्स में आए,
वो सारे के सारे लोग आप जो कहिए उनका एक बड़ा हिस्सा इतना बददिल हुआ, और कुछ लोग तो बेचारे कुर्बानियां देते फारिग हो गए ना, मार खा के डिसअपियर हो गए, लेकिन जो मेजोरिटी लोगों की थी वो नफरत में आके उन्होंने सियासत पे चार हर्फ भेजे, गालियां भेजी और अलहदा हो गए, डिटैच हो गए, सियासी अमल से खुद को डिटैच कर लिया। नतीजा ये है कि अखबार पढ़ने छोड़ दिए, उस जमाने में तो अखबार ही थे ना, अखबार पढ़ने छोड़ दिए, और चूंकि खबरों का रास्ता पीटीवी था, बस खबरनामा देखा नहीं देखा और अपने आप को कारोबार तक रखा, बस छोड़ दिया। अच्छा, उसके बाद एक नई जनरेशन ने पैदा होना था, वो पैदा हुई 81, 82, 83 से जो लोग पैदा होने शुरू, उन्होंने तो भुट्टो का वो नहीं देखा था। अच्छा 81 क्या, बल्कि 73, 72 से जो लोग पैदा होने शुरू हुए, कोई शौरी तौर पे तो वो 10 साल के जब हुए तो 80 का 80 आ चुका था ना। तो वो जो पूरी जनरेशन जिसने जुल्फकार अली भुट्टो की ट्रेजेडी अपनी आंखों से नहीं देखी थी, वो और जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, वो पूरे के पूरे एक लॉट फ्रेश ब्लड की वो इमरान खान के साथ आ गई रोमांस में। इमरान खान ने उन लोगों को उठाया जो रवायती तौर पे पॉलिटिक्स में दिलचस्पी नहीं लिया करते थे। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद ये काम इमरान खान ने उन लोगों को, नए लोगों को लेकर आ गया। ये वोट बैंक की बात कर रहा हूं, असेंबली की बात नहीं कर रहा। तो वोट बैंक में ये नए लोगों को लेकर आया, वो लोग जिन्हों अभी जो फ्रेश थे, उनकी वो तलखियां उनके जहन में नहीं थी, लेकिन इसने जो उनका हल किया है और जिस तरीके से अब ये जा रहा है, ये वही भुट्टो वाली कहानी रिपीट होनी है। ये जितना पीटीआई का आप जो कहें कि वो जो दीवानों वाला पागल है ना मुर्गा, वो जो अपने दुम पे खड़ा होकर गालियां निकालता है, वो तो खैर निकालता रहेगा, थोड़े बहुत चार लोग, लेकिन वो जो मेजोरिटी है वोट बैंक की, वो नए लोग जो पॉलिटिक्स में आए थे, मुझे ये डर है कि वो अब चार हरफ भेज के वो कहेंगे जहन्नम में जाए, सियासत है ही गंदी चीज, हमने ये दिलचस्पी नहीं लेनी, कुछ हम अपने काम से काम रखें और निकल। और स्टेटस को के लिए ये सबसे बड़ा तोहफा होता है। स्टेटस को हमेशा ये चाहेगा, किसी भी मुल्क का हो, स्टेटस को ये चाहेगा कि आम आदमी उनकी तरफ नजर ना करे, उनसे सवाल जवाब ना करे, उनको अपनी गुफ्तगू का मौजू ना बनाए, वो अपना काम करता रहे और टैक्स पे करता रहे, उसका ये काम है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है बेसिकली जो हुआ है इमरान खान ने, बहुत बड़ा नुकसान। मेरा सवाल वही स्टैंड करता है, अगर आप उसे मुख्तसरन दोबारा एड्रेस कर सकें, कि अगर खान साहब को बाजवा साहब, फैज हमीद साहब और तमाम लोगों के लाने ने किरदार अदा किया, तो फिर खान साहब पे तनकीद करके हम क्या करें? फिर तो हम उस पर तनकीद करें जो लाया है, क्योंकि अगर उन्हें आज इमरान खान मैसर है, पहले उन्हें जमाली मैसर था, कल शायद अनीक नाजी मैसर आ जाए। या तो मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा, या आप मेरी बात सुन नहीं रहे। मैं बिल्कुल ये आपकी बात मतलब समझ आपसे कह रहा हूँ मेरे कि से कैटेगोरिक जवाब आ गए। जवाब मैं दे चुका हूँ। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये बिल्कुल तनकीद जायज है, होनी चाहिए, लेकिन ये तनकीद अयूब खान के जमाने से चल रही है। अयूब खान पर हुई, याया पर हुई, जियाउल हक पर हुई, जुनेजो पर हुई, उसके बाद परवेज मुशर्रफ पे हुई, उसके बाद यानी अब इन पर हो रही है, मुस्तकिल तो हो रही है। नवाज शरीफ ने नाम लेकर तनकीद कर दी, गुजरावाला के जलसे में नाम लेकर तनकीद की है उसने, की है कि नहीं की है? ऐसे ही है, की है, बिल्कुल की है। आप फिर इसरार कर रहे हैं कि उनको नाम मैं लेना बस चाहिए। मैं बस ये चाह रहा था कि आप कम से कम कैटेगोरिकली इसका जवाब दे दें। आगे चलते हैं। अनीक साहब मुझे ये They बताइए। are to जी blame, जी of course. जी। अनीक साहब मुझे ये बताइए कि पहले ये न्यूट्रल नहीं हुआ करते थे, तो जमाली और कुछ लोगों के कहने में इमरान खान साहब और कम से कम नवाज शरीफ साहब पहले दौर में, वो तो डॉक्यूमेंट्स ही आते हैं, आयशा ने खुद एतराफ कर लिया अनऑफिशियली, तो ये कभी न्यूट्रल हो जाते हैं, कभी अनन्यूट्रल हो जाते हैं। बड़ी इनकी मर्जी बड़ी है कि इनकी मर्जी बड़ी होती है कि ये कभी न्यूट्रल हो जाए, कभी अनन्यूट्रल हो जाए, तो फिर भी हम इनके ही रहमो करम पे है ना। अब ये तासुर दे रहे हैं कि अनन्यूट्रल है, तो हमें क्या फायदा? परसों ही अपना इरादा चेंज कर लिया, हम फिर वही स्क्वायर वन पे खड़े हो जाते हैं। 100% राइट, 100% राइट। और इसकी वजह क्या है? हम्म, हमारा मुल्क टूटा हुआ है 71 में, जी। एक आदमी को हम सजा नहीं दे सके, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट छाप नहीं सके, तो देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जब नहीं होगा, मुल्क तोड़ने पर भी अगर आप किसी को सजा नहीं दे सके, तो फिर आप कल को मुल्क दोबारा तोड़ने का रास्ता खोल दे, खोल दिया हुआ। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट नहीं छप सकी, 7 साल के बाद जियाउल हक फिर आ गए, अब उसके स्विस अकाउंट पकड़े गए हैं, किधर गया जहाज अब? लेकिन वो पैसा निकालने के लिए कोई किसी ने उसके बेटों से कहा है? आ गए हैं ना सबूत। अच्छा अभी ये आपके सामने पापा जॉन्स आ गया, किसी ने पैसा वापस लेने की बात भी की, कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ? तो इसका मतलब है देयर इज नो रूल ऑफ लॉ।
तो मेरे भाई, जहां से हमने गुफ्तगू आपके पिछले हिस्से में शुरू की थी, वो यही मैंने गुजारिश की थी कि जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर पावर गेम्स होंगे, पावर कॉरिडोर्स की पावर गेम्स होंगे। उन्हें आप कंस्पिरेसीज कह लीजिए, उनको आप जो मर्जी नाम दे दीजिए, इट इज अ ग्रेट लीप बैकवर्ड्स। आप एम्पायर्स के जमाने में वापस चले जाएंगे। फिर जो एम्पायर्स में ट्रांसफर ऑफ पावर जिस तरह से होता था बिल्कुल वैसे होगा। देखें, ट्रांसफर ऑफ पावर तो होगा ना, इंसान फानी है ना। तो ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे करना है? पीसफुल करना है या तलवार बंदूक से करना है? हम ट्रांसफर ऑफ पावर मसलन मशरकी ऑफ पाकिस्तान में हमने पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं किया, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन पीस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर करना पड़ा, लेकिन मुल्क तोड़ के किया, पीसफुल नहीं किया, ब्लडी किया। चूंकि हम उन जिम्मेदारों को कानून और आइन के मुताबिक उनकी जिम्मेदारी फिक्स करने में नाकाम रहे, हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट हम छाप नहीं सके, उसकी किसी सिफारिश पे अमल नहीं कर सके, तो इसकी वजह से ही ज़ियाउल हक आया। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, उसकी वजह से परवेज मुशर्रफ आ गए। अब आप परवेज मुशर्रफ को सजा नहीं दे सके, नतीजा आज के हालात देख लें। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आज भी यानी जो लोग अभी इस वक्त यानी मैं आपसे बिल्कुल यानी ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि जिन लोगों को अभी कहा जा रहा है कि आप आके बचा लें, ठीक कर लें, बचा लें, ठीक कर लें, और हमें उनसे उम्मीद भी है कि वो आके ठीक कर सकते हैं, वो लोग खुद अभी से इस फिक्र में पड़े हुए हैं कि यार हम 2 या 3 साल में ठीक कर देंगे, फिर जेल बैठे होंगे। तो जब खौफ का ये आलम हो जाए, मुझ में और आप, मैं अपनी और आपकी बात नहीं कर रहा, यानी वो लोग जिन्होंने, वो खुद ये बैठा सोच रहे हैं कि यार हम जाएं ना जाएं, करें ना करें। अच्छा जाएंगे, करेंगे, 2.5-3 साल में थोड़ा ठीक होंगे, फिर जेल चले जाए। कैन यू इमेजिन द अनसर्टेनिटी एंड कैन यू इमेजिन द स्केल ऑफ इट? हाउ कैन यू देन ड्रीम ऑफ मतलब अ बेटर कंट्री और एनी फ्यूचर फॉर दैट? अनिक साहब, बस इस सिलसिले के तो आखिरी सवाल, मुझे पता है ये सवाल आपको रिपीटेशन लगेगा, लेकिन कैटेगोरिकली पुट करना जरूरी है। वो ये कि नवाज शरीफ साहब जब निकले थे, उन्होंने कहा था मुझे क्यों निकाला, उसके बहुत वक्त तक उन्होंने नाम नहीं लिए। बीच में ऐसे मौके भी आए कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा बिल्कुल चुप हो गए थे, ट्विटर तक खामोश था। बातें ये हो रही थी कि डील की कोशिश है। शहबाज शरीफ साहब का किबला किस तरफ, वो सियासी किबला क्या क्या है और कहाँ है, हम सब उन पर तनकीद भी करते रहते हैं। अभी भी ये बातें हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ना कुछ गारंटीज ली हैं। आप जानते हैं किस तरह हवाएं, किस तरफ अखबारों में बातें, अखबारों में माफ कीजिएगा, सोशल मीडिया पे बातें आती हैं। तो फिर मुझे पता है मैं पूछ चुका हूं, लेकिन दोबारा मामला तो फिर वही है कि नवाज शरीफ साहब तक, जिन्होंने नाम तक ले लिया, वो भी उनके आशीर्वाद के मुंतजर हैं कि आप कुछ कर दें तो मैं पावर में आ जाता हूँ। दूसरा तरीका यह है कि वो खुदकुशी कर लें, यही है ना, शायरी शुरू कर देते हैं। ऐसे कि मुझे तरीका दूसरा बता देना क्या है। क्या नवाज शरीफ की पार्टी इनकलाबी पार्टी है? नहीं है। क्या वो जाके मतलब सरकारी थानों पे जाके हमले शुरू कर दें? वो जो इनकलाब जिसकी ख्वाहिश, रोमांटिक जो ख्वाहिशात होती हैं, वो रोमांटिक ख्वाहिशात की कीमत होती है। कीमत दिए बगैर वो रोमांस नहीं पूरे हुआ करते। या तो आपकी इनकलाबी पार्टी है, जाके थानों पे कब्जा कर लें, सेक्रेटेरिएट में जाके कब्जा कर लें, जाम कर दें सारा मुल्क, इनकलाबी अदालतें लगाएं, इनकलाबी फांसियां देनी शुरू कर दें। है ताकत किसी में? जब नहीं है तो फिर आपने मौजूदा सरकमस्टांसेस में कोई रास्ता निकालना है ना। चले, मैं आपको, एक बादशाह के सामने एक बच्चा, 2 माएं दावेदार आ गई, दोनों माएं कह रही थी कि मेरा, दूसरी मां कहती मैं कहता मेरा। बादशाह ने कहा कि अच्छा इस तरह करो, इस बच्चे को तलवार से काटो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। तो वो जो सगी मां थी उसने कहा कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इसको जिंदा रहने दो, तू ही ले जा, जिंदा तो रहेगा ना। बादशाह समझ गया कि यही सगी मां है। वो तो झूठी थी, उसने कहा ठीक है कर दो टोटे। बादशाह को पता चल गया कि असल मां कौन है। हमारे सामने जो सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, अगर आपने जाती इंतकाम लेना है या वो करना, अच्छा ठीक है, देखें जाती इंतकाम तो बड़ा बेहतरीन टाइम है कि एस्टैब्लिशमेंट जाने और इमरान खान जाने, बच के दिखाओ, अब निकल के दिखाओ, जाती इंतकाम तो फ्री है। लेकिन उसका नतीजा क्या निकल सकता है? अगर खुदा ना खास्ता हम अपने किसी वजूद से, किसी हिस्से से महरूम हो गए, तो वो रिकवर फिर कौन करेगा? इसलिए मौजूदा इस वक्त जो मामला बने पड़े हैं, सर आप दाएं बाएं देखें तो सही,
सऊदी आर्मी चीफ भारतीय आर्मी चीफ के सामने एक तस्वीर खिंचवाता है, पीछे एक पेंटिंग के सामने दोनों तस्वीर खिंचवाते हैं हाथ मिलाते हुए। इसका कुछ मतलब है। मतलब यह है कि इंडिया की फौज ने वो काम किया है कतर वाला, उसके बावजूद सऊदी और इंडिया की दोस्ती पर फर्क नहीं पड़ता, और अगर अल्लाह ना करे फ्यूचर में ऐसा हो जाए तो उसका भी सऊदी और इंडिया ताल्लुकात पर फर्क नहीं पड़ता। ये मतलब है उसका। तालिबान क्या कर रहे हैं? अटैक्स ही आ रहे हैं ना। बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले नहीं हो रहे। इंडिया क्यों एकदम ये नेवी पे अभी 4-5 हफ्ते पहले इंटरसेप्ट कर रहा था और आपने जाकर रोका कि तुम क्या कर रहे हो? ये अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, एक मिसाइल आ गया था अंदर, क्या करने आ रहे हैं ये लोग? अमेरिकी कांग्रेस में सेनेट में एक बिल पेश हुआ है कि स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान के लिए। ये बिल किसने ड्राफ्ट किया है ना, किसने लिखा है, किसने आइडिया दिया है? कुछ लोग होंगे ना, ये वो लोगों ने अब मंजूरी के लिए भेज दिया। अगर वो पास हो जाता है तो फिर तो ये सारी रियलिटीज हैं, इनको देखें। मोदी इनसे तो बात करने के लिए तैयार नहीं, और जाहिर है कि यू नीड समवन इन चार्ज जिससे दुनिया बात तो करे, हमारे लिए को रास्ते खुले। यानी हमारे इंडिया से अगर हालात बेहतर हो, हमारे रास्ते खुले, हमारी ट्रेड चले, हम एक यानी जो लैंड, यानी हमने खुद को एक वो किया हुआ है एक तरह से, आप कहिए कि बहुत सी महदूदात के अंदर फंसे हुए टनल विजन के साथ हम बैठे, टनल विजन। तो वो इंडिया के साथ हमारी ट्रेड खुलेगी। यार देखें, हम आपका दिल नहीं करता गुजरांवाला का पंखा जो है ये दिल्ली तक जाके दिखे। हमारे जो रेस्टोरेंट, रक्शे, टैक्सियां, हमारे प्लाजे, यार यहां भी कोई आए विजिटर, ये भी कोई हमारे भी फर्नीचर खरीद के लेके जाए इंडिया, हम भी इंडिया को अपने चीजें भेजें, वहां से सब्जियां लें, कुछ जाए आए, कुछ ट्रेड की बात हो। इंडिया दोस्त बने ना बने, कम से कम वो जो अमेरिका में जिस तरह के ये बिल पेश हुए हैं वो उनको सपोर्ट तो ना करे, मुमकिन है ना करे, और नहीं करेगा। अगर उनके यानी इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाएंगे तो उस तरह का पागलपन वहां भी नहीं रहेगा। अब वो जो एक नॉर्मल होने का सफर है, यानी वो यानी आप एक ऐसा लीडर चाहेंगे ना जिसको दुनिया जिसकी इज्जत करे, या कम से कम इज्जत तो खैर क्या करनी हमारी किसी ने, लेकिन चलो इतना तो माने कि हाँ ये इस आदमी से बात हो सकती है, प्रैक्टिकल है। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो यूरोपीय यूनियन को गालियां दे रहा है, बिला वजह गालियां दे रहा है, ना लेने में ना देने में। हम तुम्हारे गुलाम है, हम तुम्हारे गुलाम है, यार कमाल हो गया। आपने कभी किसी बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की बातें करते सुना है? आपने कभी भारत के किसी वजीर आजम को इस तरह की बातें करते सुना है? दूसरों को आवाजें लगा लगा के वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे गुलाम, हमें क्या समझ रखा है। और फिर उस पोजीशन में खड़े होकर आप उन मुल्कों से कह रहे हैं जिनसे आप पैसे मांगते हैं। तो हमारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं मैं आपको ये जरूर गुजारिश करना चाहूंगा, ना तो पाकिस्तान की ये बर्बादशुदा हालत जिस इस वक्त है ये अकेले पीटीआई का या इमरान खान का जाहिर कसूर नहीं, सारी प्रॉब्लम्स तो नहीं डाल सकते। प्रॉब्लम्स हमारी बहुत डीप रूटेड है और बड़ी भयानक है, और उन भयानक जो हमारे चैलेंजेस हैं, हमारा जो माइंडसेट, इमरान खान ने उसको बजाय ठीक करने के उसमें मजीद डेंट डाल दिए, मजीद जख्मी कर दिया। डू यू सीरियसली बिलीव कि पाकिस्तान में रिलीजन पढ़ाने की जरूरत है? डू यू सीरियसली बिलीव दैट कि पाकिस्तान में अभी यानी को इस्लाम की कमी रह गई है पढ़ाने में? मेरे भाई, अगर आपके सारे मुल्क के तमाम सरकारी स्कूल, तमाम मदरसे, तमाम सरकारी यूनिवर्सिटियां और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां, महंगी से महंगी यूनिवर्सिटियां, एक मुल्क की तमाम तालीमी दर्सगाहें और उसकी अखलाकी तरबियत यानी मुआशरे की तरबियत, माँ बाप की तरबियत, वो सारी तरबियतें मिलाकर जो एक प्रोडक्ट बन रही है पाकिस्तानी, उसका हासिल नतीजा ये है कि कतार में कैसे खड़ा होना है इसकी तमीज नहीं आ सकी 74 साल हो, फल नहीं ले सकते कतार में खड़े होकर। ये है हकीकत, इतना शैलो सोसाइटी है। मजहब का नाम लेते हैं, रमजान में सबसे ज्यादा यानी हिंदू रहम कर जाएगा, यहाँ क्रिश्चियन गोरे रहम कर जाएंगे रमजान में मुसलमानों पे, जो मुसलमान का यानी झूठ की मुनाफिकत की कोई इंतहा है हमारे।
और कमाल की बात यह है कि हमने चीजों के मतलब बदल डाले हैं। मुनाफिकत को मुनाफिकत नहीं कहना, झूठ को झूठ नहीं कहना, ये हमारी सकाफत बन चुकी है। कभी बड़ेपन के नाम पे, कभी रिश्तों के एहतराम के नाम पे, कभी डंडे के नाम पे हमने झूठ को सच कहना और कहना कि सच है, सच है, सच है। अच्छा, अब इन चीजों का नतीजा निकलता, ये जो हमारे प्रॉब्लम है ना, देखिए मैं आपके मुशाहिदे में होगा, हमारा जो टिपिकल हमारा जो पाकिस्तानी भाई है, वो दुनिया के हर सोसाइटी में मिसफिट क्यों होता है? बाकी भी तो लोग इमिग्रेंट होते हैं। आपने बाकी कम्युनिटीज को देखा है कि वो सिर्फ आपस में मिल रहे हैं, होस्ट नेशन से ताल्लुक ही कोई 40 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, एक गोरा दोस्त नहीं। कोई जर्मनी में चले जाएगा, कोई जर्मन दोस्त नहीं। फ्रांस में चले जाएगा, फ्रेंच दोस्त नहीं। अमेरिका में होंगे, अमेरिकी दोस्त नहीं। यहां रहते हैं, अंग्रेज दोस्त नहीं। क्योंकि ये इस काबिल ही नहीं रह गए। हम लोग नॉर्मल नहीं रहे भाई। 1971 में लंदन में पाकिस्तानियों की तारीख का सबसे बड़ा सियासी जुलूस 1971 में निकला था, मार्च या अप्रैल, ट्रफालगर स्क्वायर में जी। याया खान की हिमायत में था। वो बरतानवी हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे कि याया खान जो कर रहा है मशरकी पाकिस्तान में लोगों को मार रहा है, बिल्कुल ठीक मार रहा है, तो उसकी मुखालफत ना करो। ये हमारी हालत है। अब ये किसी एक हुकूमत का, तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि हम बुनियादी तौर पे एक है, मतलब ये कि अब मुशाहिद हुसैन सैयद जैसा बंदा, यार आप मुझे बताएं, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहां खत्म होनी है जाकर? यानी ये वो लोग थे जिनसे कभी मुझे थे कि सैयद मुशाहिद हुसैन जैसा बंदा 22 मिनट का लेक्चर अभी देके गया है एक टीवी स्टेशन पे, वो तीनों को बिठा के, जाहिर है कि वो ऑर्डर था, और वो तकरीर करके चला गया कि अमेरिका को, यानी पाकिस्तान को अमेरिका की क्या जरूरत है जी? अमेरिका तो दुनिया में अकेला तरीन मुल्क है। अमेरिका को तो कोई अरब में नहीं पूछ रहा, ईरान में नहीं पूछ रहा, रूस में नहीं पूछ रहा, अफगानिस्तान से वो दौड़ लगा गए हैं। तो पाकिस्तान की जरूरत तो असल में अमेरिका को है, और हम लोग पता नहीं क्यों कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, ये है वो है। यार ये बातें कर रहे हैं। अमेरिकी एम्बेसी इस्लामाबाद में नहीं है क्या? उनके डिप्लोमेट्स नहीं है? वो नहीं जानते आप क्या बातें करते हैं? उसके बाद उन्हीं के पास जाके पैसे मांग रहे होते हैं कि आईएमएफ से जान छुड़ा दो, खुदा के वास्ते असला दे दो, पुर्जे दे दो, ट्रेनिंग दे दो, वीजा दे दो, ट्रेड दे दो। उसी को गालियां भी निकालनी है। चाहते क्यों है यार? इससे तो अच्छा फिर तालिबान कम से कम एक जगह पे खड़े तो है। और बाई द वे उनका भी क्या हाल है, किससे पैसा मांग रहे हैं? तो इसका मतलब यह है कि आपका मसला मेरे भाई रोटी है, तालीम है, सेहत है, रोड्स हैं, रोजगार है, चलती हुई फैक्ट्रियां और पुर रौनक बाजार। ये है पहला स्टेप। ये जो बंदा इस मौजू पर बात नहीं करता और यहां से हटा के वो आपको घुमाता है आपको, तो वो देखो अमेरिका, मैंने कैसे खड़ा हो गया, मैं अमेरिका में, देखो मैं यूएन में खड़ा हुआ, देखो मैंने यूरोपीय यूनियन। ओ यार छोड़ दो यूरोपियन अमेरिका, मेरे लिए क्या रिलीफ है? उसका जवाब मिलता है कि मैं आलू और टमाटर की कीमत देखने आया हूं। लो, ये है असल नतीजा। अनीक साहब, क्योंकि हमारा मौजूद एस्टेब्लिशमेंट है और उनका किरदार है, बस उस पर मुझे आखिरी जवाब दे दीजिए। मैं एक आईएसआई के रिटायर्ड मेजर के साथ बैठा हुआ था, कुछ बात हमारी हो रही थी। उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा, देखो माफ कीजिएगा, कि सीटो सेंटो होना होता है और 65 की वॉर होनी होती है और तमाम मामला तो मुल्क में मार्शल लॉ लग जाता है उससे पहले। बांग्लादेश अलग होने के बाद मुझे माफ कीजिएगा, रशिया के खिलाफ या सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद करना होता है तो उससे पहले मार्शल लॉ लग जाता है ज़ियाउल हक साहब का। 9/11 होना होता है, दुनिया को वॉर ऑन टेरर करनी होती है, उससे पहले मार्शल लॉ लग जाता है। तो और अभी भी जिस तरह की बातें हो रही हैं कि फॉरेन हाथ है, तो वाकई इन तब्दीलियों में फॉरेन हाथ होता है? अभी भी कोई है फॉरेन हाथ? नहीं, इस तरह से नहीं होता। अयूब खान जो है वो आपके इल्म में है। अयूब खान के बारे में दौरान सर्विस बतौर अभी सर्विस में था और कायद आजम ने बतौर गवर्नर जनरल इसकी फाइल की प्रमोशन पे नेगेटिव रिमार्क्स लिखे थे। जी। और मुमकिन है कि उस तरह की कोई बात हुई हो, लेकिन देखिए जी, अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है ना, अमेरिका को तो अयूब खान ने बार बार जाकर और उनको एंगेज किया है। मैं सबसे पहले तो कायद आजम ने यानी एंगेज किया, लाइफ मैगजीन को इंटरव्यू दिया। उसके बाद अमेरिका का जो पहला यानी कराची तो आपके इल्म में ना छोटा सा शहर था उस वक्त,
ये कॉन्सुलेट जनरल थी एक यूनाइटेड स्टेट्स की वहां, और वो जो पहला कॉन्सुलेट जनरल था उसका नाम पॉल एलिंग उसका नाम था, जो पहला डिप्लोमेट था यूनाइटेड स्टेट्स का, कायदे आजम जिससे मिले थे। और कायदे आजम ने मिलकर उसको 2 बातें की थी, जो डिप्लोमेटिक केबल्स गई थी वॉशिंगटन, रिकॉर्ड मौजूद है। तो कायदे आजम ने उसे कहा था, एक तो सोवियत थ्रेट की बात की थी कि सोवियत मतलब वो कम्युनिज्म का उस जमाने में चीन में, बिल्कुल आपको पता ना 1940 अभी बिल्कुल चीन में गदर मचा हुआ था, बर्बादी हुई पड़ी थी। तो कायदे आजम ने ज़ाहिर है कहा कि वो कम्युनिज्म उधर चीन में आप देख लें क्या हालात है, उधर सोवियत यूनियन में देख लें क्या हालात है, तो हमें यानी हम अमेरिका के साथ कोऑपरेट चाहते हैं, डिफेंस चाहते हैं, और कम्युनिज्म का इस खत्ते में हम मुकाबला कर सकते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं। एक बात कायदे आजम ने अपनी जिंदगी में पॉल एलिंग से वो कर गए थे। तो उसके बाद लियाकत अली खान ने भी ज़ाहिर है अमेरिका वो गए, और उसके बाद आप जानते हैं कि अयूब खान ने तो फिर इंतहा कर दी ना। अयूब खान ने तो फिर जाके अमेरिका, आप ये समझे पेंटागन के अनप्रेसिडेंटेड विजिट किए उनको। उस जमाने में डगलस ब्रदर्स होते थे, उनको बार बार उसने एंगेज किया कि हम सीटो सेंटो में आना चाहते हैं, हम आपके इतनी बड़ी फोर्स है मेरे पास फौज की, आप हमें इक्विप्ड करें, जहाज दें, टैंक दें। हमारी जो बुनियादी डिमांड थी वो प्लेन्स, एयरफोर्स अपग्रेड करना था, और ये टैंक्स का हमारा मसला था। और इसी वजह से आप जानते हैं कि हमारी तीनों सर्विसेज में जो हमारी पाकिस्तान आर्मी है, ये ब्रिटिश सिग्नेचर आपको यहाँ मिलता है, लेकिन जो एयरफोर्स है वो अमेरिकन सिग्नेचर है सारा का सारा, क्योंकि हमारी एयरफोर्स अमेरिका ने खड़ी की अयूब खान के जमाने की। और हमारी जो फौज का साइज था वो 47 में जो था वो 63 में आके डबल हो गया था सीटो सेंटो के बाद। ये लादा बात है कि अमेरिका ने वो सारी की सारी इमदाद जो हमें दी, जहाज दी और वो सब कुछ है, ये जो 65 की जंग जो हम सरवाइव किया हमने, ये बेसिकली पाकिस्तान एयरफोर्स की वजह से हम बचे हुए थे, वरना हमारी तो ऐसी पर जानी थी। एयरफोर्स ने हमें बचाया। वो जो एयरफोर्स थी, वो एयरफोर्स जो जहाज चला रही थी वो अमेरिका से आए हुए जहाज, ठीक हो गया। लेकिन वो जहाज और वो टैंक वो अयूब खान ने ये कहकर लिए थे कि हम ये कम्युनिस्ट यानी इन्वेजन के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ नहीं, कम्युनिस्ट इन्वेजन के खिलाफ वो चीजें हमें मिली थी। लेकिन हमने ऑपरेशन जबराल्टर शुरू कर दिया कश्मीर में, उसका जवाब उन्होंने इंटरनेशनल बॉर्डर पे दिया, तो वही असला उठा के हमने इंडिया पे, जाहिर है क्या करते। तो उसके बाद जाहिर है कि अमरीकी बड़ा इस पे सरप्राइज भी हुए, और उन्होंने अपनी डिस्प्लेजर भी शो किया। तो अयूब खान साहब ने किताब लिखी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, जो कि अगेन गलत अप्रोच है, गलत अप्रोच थी। यानी उनसे जाके आप कह रहे हैं कि हम कम्युनिज्म के खिलाफ ले रहे हैं, या पंगे आप ले रहे हैं इंडिया से। वो तो अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने तो इसलिए असला नहीं दिया, इसलिए फिर उन्होंने पाबंदियां लगाई। और उसके बाद आपके इल्म में ये भी मैं आपको याद दिलाता चलूं कि दिसंबर 71 में जब ये ढाका फॉल हुआ है ना, उससे 1 महीना पहले नवंबर 71 में, नवंबर, इंदिरा गांधी का एक दौरा वाशिंगटन का हुआ था। अच्छा, उस ये थी निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका वजीर खारजा था हेनरी किसिंजर। आप वो निक्सन आर्काइव्स निकाल के पढ़ें तो आपको वो मिनट्स ऑफ मीटिंग और डायलॉग तक उनके लिखे हुए ऑफिशियल मीटिंग के, निक्सन और ये जो है हेनरी किसिंजर, ये दोनों इंदिरा गांधी के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे वो क्या थे, आपको हैरत होगी। बिच, और दूसरा लफ्ज था विच, चुड़ैल, और बिच का मैं तर्जुमा नहीं करूंगा। तो ये इंदिरा गांधी के लिए इन दोनों हजरात के ये रिकॉर्ड मौजूद है जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। और क्या कह रहे थे इंदिरा गांधी को ये अल्फाज इस्तेमाल करके? इंदिरा गांधी कहने आई थी कि मैं वेस्ट पाकिस्तान, यानी ये प्रॉब्लम मैं हमेशा खत्म करने आ रही, तो वो हम पे इधर से भी आ रही थी। तो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने रोका था इंदिरा गांधी को, और हेनरी किसिंजर वाज द मैन जिसने आगे आके इंडिया को कहा था कि वो ठीक है वहां तुम कर रहे हो, इधर मत आना। और उनकी आपस के उसमें आर्काइव्स में देख लीजिए, उनके आपस के जो डायलॉग है वो ये है कि वी कैन नॉट सी अ सोवियत एलाय डिफीटिंग यूनाइटेड स्टेट्स एलाय। और एक अजीब गरीब टर्म वो लेकर आया हेनरी किसिंजर के, अगर वेस्ट पाकिस्तान भी गया इंडिया इंदिरा गांधी ले गई, जिसकी इजाजत लेने वो गई थी नवंबर। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हो गया, इसका मतलब कि हो सकता था, इसका मतलब है हो सकता था अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि ये अगर हुआ तो हेनरी किसिंजर ने एक टर्म निकाली कि साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ पावर खराब हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ पावर खराब हो जाएगा, इसलिए हम इंडिया को ये इजाजत ही देंगे कि वो इधर भी आए वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, लेकिन ये बातें ना तो कभी आपको बताई गई, ना मुझे बताई गई, ना पढ़ाई गई। हमें सिर्फ ये बताया गया अमेरिका मक्कार है, दुश्मन है, यहूदी मक्कार दुश्मन है, हिंदू मक्कार दुश्मन है, यूरोप वाले काफिर मक्कार दुश्मन है। अब ये सारी दुनिया तो हो गई आपकी काफिर दुश्मन।
अब आपने रहना कैसे है मुझे ये बता दो। डिपेंडेंट भी दूसरों पे रहना है, गालियां भी उनको निकालनी है, और एक फॉल्स प्राइड, फेक प्राइड। आज मसलन पाकिस्तान में पंजाबी सकाफत डे मनाया गया, झूठ है, झूठ है। 4 अफसर बैठ के पुलिस के पगड़ियां तस्वीरें जी हम पंजाबी सकाफत डे मना रहे हैं, झूठ है। ये आर्टिफिशियल बातें हैं। पंजाबी को इज्जत उस दिन मिलेगी जिस दिन आपकी यानी कॉलेजेस में, स्कूलों में पढ़ाने का तरीका ज़बान पंजाबी होगा। पंजाबी को उस दिन मिलेगी इज्जत जिस दिन आप पंजाबी बोलते हुए शर्म महसूस नहीं करेंगे। पंजाबी सकाफत को इज्जत उस दिन मिलेगी जिस दिन आप लाचा और धोती को 5 स्टार होटलों में और क्लबों में अलाउ कर देंगे। पंजाबी सकाफत को इज्जत उस दिन मिलेगी जिस दिन आपका बाहर का गार्ड और बैरा वो टाई सूट लगा के खड़ा होगा और इज्जतदार आदमी अपने लिबास में अंदर आएगा, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होगा आपको अपनी जबान बोलते हुए। इंडिया में मतलब पंजाबी हिंदू बोलते हैं, सिख भी बोलते हैं, आप उनकी कंट्रीब्यूशन देखें कितनी हो रही है पंजाबी जबान। कभी कॉम्प्लेक्स देखा उनको बोलते हुए? हमारे यहाँ का एहसास कमतरी खत्म नहीं होता। फिर झूठ बोलते हैं कि हमें बड़ा फख्र है। किस चीज पे फख्र है यार? झूठ बोलते हो। अगर तुम्हें फख्र होता तो इस जबान में बोलते ना, फिर बोलते क्यों नहीं हो? पंजाबी का एक अखबार नहीं निकलता भाई, 12 करोड़ की आबादी है, तुम कहते हो सकाफत डे बना रहा हूं मैं। एक अखबार पंजाबी का नहीं है। पंजाबी सकाफत हमें बड़ा फख्र है, झूठ बोलते हैं। यही झूठ मजहब के नाम पे बोलते हैं हम लोग, इंक्लूडिंग मी एंड यू। यही क्योंकि हम इसलिए इन्वॉल्व हैं कि अगर हम ये काम कर नहीं रहे तो हम ये देखते हुए, इसको होते हुए देखते हुए हम बर्दाश्त भी कर रहे हैं, खामोश तमाशाई है। तो हम भी जिम्मेदार हैं। हम मजहब का नाम लेते हैं अपने झूठ बोलने के लिए, हम सियासत का नाम लेते हैं झूठ बोलने के लिए, मुल्क का नाम लेते हैं झूठ बोलने के लिए। हर चीज पे तो झूठ के महल, इधर देखो झूठ, उधर देखो झूठ, उधर देखो झूठ, झूठ ही झूठ। बजाय इसके कि आप ये कहें कि यार एक वाकया 71 में हो गया, हमने ये दोबारा नहीं होने देना, हम ये नहीं होने देंगे। बजाय ये कि आप ये तय करें, आप कहते हैं कि नहीं जी 27 रमजान को मुल्क बना था, इसको तो कुछ हो नहीं सकता, क़यामत तक अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी उठा ली। यार शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? खुदा का खौफ नहीं आता ये बातें करते हुए? मरना नहीं है एक दिन, और ये कहते हैं कि हम बड़े मुसलमान। ये सारे हमारे खाली ढोल, हम इतने बड़े खाली ढोल हैं। यानी खत्म नबूवत का मामला है। सबसे ज्यादा जज्बाती मुसलमान आपको पाकिस्तान में मिलेगा खत्म नबूवत पे, और सबसे ज्यादा पीर फकीर कब्र परस्त और मसीहा परस्त आपको वो भी मुसलमान पाकिस्तान में मिलेंगे। और यार ये दोनों काम एक साथ कैसे हो सकते हैं? आपने खत्म नबूवत का मतलब पता है क्या होता है? जब मतलब इसको समझ लिया कि अल्लाह ताला की तरफ से अब कोई रसूल और पैगंबर नहीं आएगा, ये मामला खत्म हो। और बस अब अगर मुझे इजाजत दीजिए तो मैं रसूल खुदा की इसमें हदीस कोट कर दूं कि उन्होंने कहा था कि वही और इल्हाम का दरवाजा मुकम्मल तौर पे बंद हो गया, मुकम्मल तौर पे बंद हो गया। और बार बार सहाबियों ने पूछा, बार बार पूछा। मतलब है कोई, अगर आप वो पढ़ना शुरू करें सहाबियों ने, मतलब अल्लाह ताला खुशनसीब थे वो सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि मतलब उन्होंने लोगों, सहाबियों ने भी और बाकी लोगों ने भी, रियाया ने, मतलब है सवाल पूछ पूछ के वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनका अजीम अखलाक था कि वो जवाब दिया करते थे। एक ही सवाल बार बार जिद कर दिया करते थे लोग सवाल पूछ पूछ के। तो इस मामले में तो बहुत ही सवाल पूछे गए कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आप चले जाएंगे तो फिर क़यामत तक कौन आएगा, ये वो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब देते गए, हर तरह से सवाल का जवाब यही था कि ये सिलसिला खत्म हो गया। हाँ, एक चीज का जो रास्ता खुला है वो ये एक मौके पर बयान उन्होंने किया कि मुमकिन है किसी अच्छे शख्स को रोया ख्वाब में कोई तशबीह आए, बस बाकी खत्म हो गया। मुबश्शिरात का लेकिन लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था इसके लिए। खत्म हो गया ना, यानी वही का मामला खत्म हो गया। तो ये है खत्म नबूवत का मतलब और मफहूम। लेकिन क्या पाकिस्तानी मुसलमान मानने को तैयार है? वो आज भी एक पीर के पास जाता है और उससे कहता है कि ये मैं पैसे दे रहा हूं, मुझे बताओ मैं ये काम करूं या ना करूं। वो कहता है मैं अल्लाह से पूछ के बता दूंगा। नाम रखा हुआ इस्तिखारा। इस्तिखारा क्या है? एक दुआ है बस। वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं, दुनिया का हर इंसान को यह हक हासिल है। लेकिन क्या वहां पे आपके साथ कब्र परस्ती क्या नहीं हो रही? कब्रों से जाके दुआएं, मन्नतें, औलादें, कारोबार में बरकतें क्या नहीं मांगी जा रही? ये तो है इनफरादी
जो लोग करते हैं काम, इज्तमाही तौर पे क्या करते हैं, इज्तमाही तौर पे एक मसीहा और देवता तराश लेते हैं। हमें तो एक लीडर की जरूरत है, वो घोड़े पे बैठ के आएगा। हमें तो एक लीडर की जरूरत है जो सारा कुछ ठीक कर देगा। एक लीडर कैसे ठीक करेगा? नहीं कर सकता। लेकिन अगेन आपसे कह रहा हूं ना, झूठ के तले समय, और वो इतने बड़े हैं कि वो अब करोड़ों लोग हैं जो शऊर के साथ जिंदा है। अच्छा, ये वाली जहालत जो है ये भारत में भी बहुत ज्यादा है, बल्कि हमसे कुछ 2000 गुना ज्यादा होगी शायद। बहुत जहालत है भारत, लेकिन उनकी ये वाली जहालत नीचे सोसाइटी में रहती है। वहां उसका फायदा उठाया जाहिर है कि बीजेपी ने और पूरे एक संघ परिवार ने उसका फायदा उठाया है, जाहिर है। अब वो भुगतेंगे इसको, वो भुगतेंगे इसको। लेकिन हमारे पास मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थी, हमने जाया कर दी। लेकिन बतौर कौम अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूं और दुआ गो हूं कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर है, बेसिक क्वेश्चन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ट्रांसफर ऑफ पावर, इस पर हम किसी यानी जो कि आइन में लिखा है, इसके लिए पीसफुल मतलब है। देखिए जी, दुनिया जब हुई ना, फ्यूडल इकोनॉमी से गई है ये इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी, तो उसका जो कन्वर्जन है उसमें कुछ 200 साल लगे हैं। इंग्लैंड पीसफुल था। तो अब हमारे यहाँ भी अगर आप करें, चूंकि अब दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ है, स्पीड बहुत तेज है, तो वो 200 साल का सफर मुमकिन है कि हम 25 साल में कर लें, 20 साल में कर लें, 25 साल में कर लें। लेकिन शर्त वही है कि बगैर किसी इंटरप्शन के सियासी अमल को बहने दिया जाए। इसको जाली बंद लगा के जब आप रोकते हैं तो वो पानी बहने के बजाय रुकता है, और रुक कर फिर वो एक गंदे नाले में, जौहड़ में, गंदे तालाब में तब्दील हो जाता है। अच्छा, जब वो गंदा तालाब बन जाता है, लोग बीमारियों से मरने लगते हैं, मछलियां मर जाती हैं, बर्बादी हो जाती है, फिर आप खोल देते हैं, फिर नया पानी आता है, थोड़ा सा ठीक होता है, फिर बंद लगा के बंद कर देते हैं। एक ही काम है। तो दायरे का सफर है जी बेसिकली। और इस दायरे में आप F-16 सुपरसोनिक स्पीड से आपकी स्पीड हो, लेकिन आप हैं सर्कल में, तो मेरे भाई वो सर्कल में ही रहेंगे। दूसरी जानिब एक वो खोते गाड़ी पे भी बैठ के एक आदमी सीधा जा रहा होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं 2-4-10 कदम, 2-4 मील, 2-4 किलोमीटर तय कर ही जाएगा मंजिल की तरफ। लेकिन सर्कल में अगर आप F-16 में भी बैठ के घूमते रहेंगे तो सर्कल में हम उस सर्कल के अंदर फंसे हुए हैं। ये सर्कल कैसे टूटेगा? तारीख का फैसला है कि ये सर्कल टूटेगा। क्या ये सर्कल मेरी आपकी जिंदगी में टूट जाएगा? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन मौजूदा स्कीम जिस पर इस वक्त तक हम चलते आए हैं, ये मैं आपको एक तारीख का अदना तालिब इल्म होते हुए ये बता देता हूं आपको कि इस निजाम के साथ, जो निजाम जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कि सरमायादारी निजाम, कैपिटलिस्ट हमारा निजाम, और उसके साथ जो मलगूबा हमने बनाया हुआ है पार्लिमानी डेमोक्रेसी और एस्टैब्लिशमेंट का गठजोड़, और यानी ये जो गवर्निंग मॉडल है गवर्नेंस का, 1 पेज वाला, ये मॉडल फ्लॉप हुआ है बुरी तरह से, और ये मॉडल फ्लॉप ही होगा आइंदा भी। और ये मॉडल हमें कुछ जैसे कहते हैं ये कुछ दे नहीं पाएगा, और ये चल नहीं सकता। चले मैं यूं कहता, ये चल नहीं सकता, ये वर्केबल नहीं। या तो इधर आना पड़ेगा, मुकम्मल जमहूरियत लेकर आए, और या फिर मुकम्मल आमरीत की तरफ चले जाए। फिर ये झूठ बोलना खत्म कर कि मैं बंदूक लेके आया हूं और इसलिए आया हूं कि मुझे इलेक्शन करा ना। फिर आमरीत लानी है तो फिर आमरीत, मुसीबत ये है कि वो जो आमरीत जिस तरह की पाकिस्तान में आ सकती है आमरीत, वो तो फिर बशारुल असद वाली आमरीत है ना। तो बशारुल असद के पास तो वो एयरफोर्स है जो उसके कहने पर उसके अपने शहरों, उसके अपने मोहल्लों में मिसाइल भी मार देती है, बर्बाद भी कर देती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास सवाल है कि पायलट है जिसको आप ऑर्डर दें कि अपना लाहौर के इकबाल टाउन में जाके मिसाइल कर दो, मंडी बहाउद्दीन जाके मार दो, चकवाल मार दो, कराची मार दो, पिंडी मार दो। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में कोई ऐसा पायलट है जो अपने शहरों पर हमला कर देगा। एयर पावर के बगैर अब आमरीत उस तरह की नहीं आती। इतनी बड़ी आबादी में आमरीत कैसे लेकर आएंगे आप? डंडे की आमरीत लानी है ना, नॉर्थ कोरिया वाली या बशारुल असद वाली। उस आमरीत के लिए तो फिर एक कंप्लीट किलिंग मशीन होनी चाहिए आपके पास। क्या उतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को मारने की ताकत रखते हैं? अगर तो रखते हैं तो फिर आपकी मर्जी की आमरीत आ जाएगी।
लेकिन अगर इतने बड़ी तादाद में आप लोगों को मारने की कैपेसिटी नहीं रखते, बल्कि उल्टा लोगों से डर लगता है कि लोग ही पलट के वापस आ जाएंगे, तो फिर ये आमियत वगैरह के ख्वाब छोड़ दें, आपके बस की बात नहीं है। फिर बेहतर यह है कि जमहूरियत को चलना है। अली साहब, इस एस्टेब्लिशमेंट के सिलसिले को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आखिरी सिलसिले में हम बस ये कोशिश करेंगे कि इस पूरे पूरे मरहले पर मीडिया को, प्रेस को क्या नुकसान पहुँचा है और उनके रवैये किस तरह रहे हैं। अब तक आपके वक़्त का बेहद शुक्रिया।